Good morning, students. Today we will start economics environment in India in BCom part first, economics group paper second. स्टूडेंट्स आज हम इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है उसमें सेकंड पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में फर्स्ट पेपर बिजनेस इकोनॉमी का है, सेकंड पेपर है वो इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट इन इंडिया का है। आप सबको पता है अपने पास 3 ग्रुप है, ABST, EFM, BADM। ये ग्रुप है, इस ग्रुप में एवरी ग्रुप में 2 पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये जो अपना पेपर है ये सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर आपको मैंने बताया बिजनेस इकोनॉमी का है। बिजनेस इकोनॉमी वाला जो पार्ट है वो आई थिंक आपने 11th-12th में भी कुछ पढ़ा होगा, वो है। अब ये सेकंड टॉपिक है अपना, ये आसान टॉपिक है। अपनी ये माने कि ये जनरल नॉलेज जैसा पेपर है। अपनी इंडिया की जो इकोनॉमी है स्टूडेंट्स, उसमें क्या मेजर प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम के बारे में इसमें पूरे टॉपिक दिए गए हैं। क्या रीज़न है, उसको गवर्नमेंट्स के द्वारा क्या उसका सॉल्यूशन किया गया है, क्या प्रयास किए गए हैं, ये सभी उसमें दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पूछे कि अपनी जो इंडिया है उसकी मेजर प्रॉब्लम क्या है, इंडिया इकोनॉमी की जो मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है। तो फर्स्ट तो है उसमें पॉपुलेशन, सेकंड है अनएम्प्लॉयमेंट, थर्ड है पॉवर्टी और फोर्थ है अनडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। ये मेजर प्रॉब्लम है इंडिया की इकोनॉमी की। तो ये अपने टॉपिक में ही अपनी यूनिट में आएंगे। तो अपनी जो पेपर है इसमें यूनिट्स में अपने इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें मेन जो टॉपिक आते हैं, मेन जो पॉइंट आते हैं वो सभी इसमें अपने को दिए गए हैं। उसके अकॉर्डिंग ही हम यूनिट वाइज इसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले आज अपना जो पेपर है इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट का, तो स्टूडेंट्स अपने को इकोनॉमिक्स का मीनिंग और इन्वायरमेंट का मीनिंग तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या होता है और इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, तो यस, तो ये देखो मैंने यहाँ लिखा है इकोनॉमिक्स मीन्स ऑल द एक्शन विच रेफर मनी अर्निंग। क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमिक्स मीन्स ऑल द एक्शन विच रेफर मनी अर्निंग। मीन्स कोई भी एक्टिविटीज, इफ एनी एक्टिविटीज जिसका टारगेट मनी अर्निंग करना है उसको इकोनॉमी में हम शामिल करते हैं, इकोनॉमिक्स में हम शामिल करते हैं। जिस एक्टिविटीज़ का टारगेट क्या है, मनी अर्निंग करना है। डॉक्टर है, वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सभी अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, टारगेट क्या है, मनी अर्निंग का। इस प्रकार से सभी के लिए मनी अर्निंग का प्रोसेस अलग अलग हो सकता है, बट मनी अर्निंग के लिए वो एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सभी इकोनॉमी में आते हैं। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं इकोनॉमिक के बाद इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट इज ऑल अराउंड क्लाइमेट। इन्वायरमेंट इज ऑल अराउंड क्लाइमेट। अपने ऑल अराउंड क्लाइमेट जो आप देख रहे हो वो सभी इन्वायरमेंट में आता है। तो इन्वायरमेंट में हम समाज में रहते हैं, ठीक है। समाज में रहने के बाद हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, अपने समाज में अपने को क्या क्या मिलता है समाज से, ठीक है, अपने वातावरण से क्या मिलता है, ये सभी इन्वायरमेंट में ही आते हैं। तो इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट को जॉइंटली हम बात करें तो इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट मीन्स ऑल द एक्सटर्नल पावर विच इफेक्ट द एक्शन ऑफ मनी अर्निंग। इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट मीन्स ऑल द external power which affect the action of money earning। इस प्रकार से अपने को इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट्स ये तीनों मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। अब ये तो आपको पता है, अब ये डायग्राम के रूप में ये तो है इकोनॉमिक्स, ये है इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक्स मीन्स क्या होता है, एक्शन ऑफ मनी अर्निंग, एक्शन ऑफ मनी अर्निंग। इकोनॉमिक्स इज एक्शन ऑफ मनी अर्निंग और इन्वायरमेंट मीन्स ऑल अराउंडेड क्लाइमेट। इन्वायरमेंट इज ऑल अराउंडेड क्लाइमेट। और इन दोनों पोर्शनों को हम ऐड कर देते हैं
तो ये इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट बन जाता है। दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या बनता है, इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट बनता है। इस प्रकार से यदि आपको 2 मार्क्स के लिए पूछे कि इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट क्या होता है, तो देखो थ्योरी के अंदर जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो ही डिपेंड करती है कि किस प्रकार से आपने अपनी प्रेजेंटेशन दी है। इसका मीनिंग सभी बताएंगे, ठीक है। तो इस 2 नंबर में किसी को 1 नंबर मिलेगा, किसी को हाफ मिलेगा, और किसी को यदि 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स फुल दिए जा सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, आंसर लगभग सभी एक ही देते हैं, परंतु उसका प्रेजेंटेशन का तरीका है, उसमें तीनों का मीनिंग बताया, इकोनॉमिक्स का बताया, एनवायरनमेंट का बताया, इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट का बताया, उसके बाद डायग्राम के द्वारा प्रेजेंटेशन भी बताया। अब भी इतना काम करने के बाद 2 में से 2 ही उसको दिए जाए। इस प्रकार से अपने को ध्यान रखना है कि प्रेजेंटेशन किस प्रकार से। ये तो छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया आपको कि थ्योरी के पेपर में आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो ही डिपेंड करती है कि आपको कितने नंबर दिए जाए, कितने नहीं दिए जाए। क्योंकि थ्योरी में ये डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आंसर लगभग सभी के इक्वली होते हैं। प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, उस तरीके के अकॉर्डिंग ही आपको नंबर दिए जाते हैं। प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग ही आपको परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज ले जा सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से अपने को थोड़ा सा राइटिंग का और प्रेजेंटेशन का तरीका है वो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन में प्रेजेंटेशन के तरीका और लिखने का तरीका है वो भी काफ़ी रोल अदा करता है परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज करने में। इसलिए अपने को ये विशेष कर ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा ये एग्जांपल दिया था कि इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट का मीनिंग बताना था आपको। तो मीनिंग में अपने को कुछ बच्चे तो कुछ क्या 70% बच्चे तो क्या है इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट डैश लगा के उसका मीनिंग डायरेक्ट लिखेंगे, बट इसमें कितने मिलेंगे, इसमें हाफ नंबर मिलेंगे। और यदि आपने उसका मीनिंग बताया है, इकोनॉमिक्स का सेपरेट बताया है, इन्वायरमेंट का सेपरेट बताया है, फिर इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट का जॉइंटली बताया है, और फिर ये डायग्राम बताया है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। आपने पूरी डिटेल से उसको एक्सप्लेन किया है, इसलिए वो भी आपको पूरे में से पूरे नंबर देगा। इस प्रकार से आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो उसके अकॉर्डिंग ही आपने किस तरीके से प्रेजेंट किया है आंसर को, उसके अकॉर्डिंग अपने को ध्यान रखना है, तो अच्छे नंबर आएंगे। ऐसी बात नहीं है कि थ्योरी के पेपर में नंबर नहीं आते, थ्योरी के पेपर में भी बहुत अच्छे नंबर आते हैं। अब हम बात करते हैं अपने यूनिट के टॉपिकों की कि अपने इस सेकंड पेपर में कौन कौन से टॉपिक है। तो फर्स्ट जो यूनिट है अपनी उसमें इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट टॉपिक लिखा हुआ है। मीन्स इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट के बारे में अपने को डिटेल से बताना है। इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट है इंडिया का, वो किससे इफेक्ट होता है, किसको इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सभी उसमें अपने को बताना होगा। इसके बाद यूनिट नंबर सेकंड है। यूनिट नंबर सेकंड में अपने को उसने लिखा है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन को हम डिटेल से पूरी एक बुक भी लिख सकते हैं, और आपने भी अभी तक काफ़ी बार पॉपुलेशन पर ऐसे भी लिखे हैं। तो इस प्रकार से पॉपुलेशन के बारे में है, रीजन है, और गवर्नमेंट के उसके द्वारा रेमिडीज है, ये सभी उसमें अपने को बताना है। कहने का मतलब सेकंड जो टॉपिक है वो पॉपुलेशन के बारे में है। और यूनिट नंबर थर्ड है वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, और उसके साथ है एग्रीकल्चर इन इंडिया। एग्रीकल्चर इन इंडिया और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये अपनी यूनिट नंबर थर्ड है। यूनिट नंबर 4 है, उसमें अपने को दे रखा है उसने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप सभी जानते हो, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो इंडिया में आकर अपना बिजनेस करती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो उसके बारे में अपने को इसमें बताना है। और लास्ट जो यूनिट है वो इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट इन राजस्थान। इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट इन राजस्थान मीन्स स्टार्टिंग की 4 यूनिट है वो इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट इन इंडिया है, इंडिया की इकोनॉमी के बारे में है। और लास्ट जो यूनिट है वो इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट इन राजस्थान है। कहने का मतलब राजस्थान की जो इकोनॉमी है उसके बारे में। तो इसमें भी वही पूरी डिटेल्स है, राजस्थान की एग्रीकल्चर कैसी है, राजस्थान की पॉपुलेशन के बारे में बताना है, राजस्थान के टूरिज्म के बारे में बताना है, डेयरी डेवलपमेंट के बारे में बताना है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताना है, एजुकेशन के बारे में बताना है। कहने का मतलब ये इकोनॉमिक्स में जो भी टॉपिक है वो सभी पर अपने को बताना है।
तो ये 4 यूनिट स्टार्टिंग के है। ये तो इंडिया के बारे में बताना है कि भाई इंडिया में क्या क्या है, ये सभी टॉपिक जो मैंने बताए ये, और लास्ट यूनिट है ये राजस्थान के। तो आप समझ गए होंगे ये सभी टॉपिक है, ये जनरल नॉलेज के हैं, करंट के आंकड़े इसमें अपन अधिक बताएंगे तो अपने को नंबर भी अधिक मिलेंगे। इसलिए ये जो पेपर है स्कोरिंग है, अच्छा है पेपर है, और आगे भी अपन जब भी कंपटीशन में रहेंगे तो कंपटीशन में अपने को इस पेपर से काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसलिए इस पेपर को अपने को बहुत अच्छी मेहनत करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें अपने जो आंकड़े रहेंगे वो लेटेस्ट रहेंगे। अपने बुक में जो आंकड़े मिलेंगे वो काफ़ी पुराने मिलेंगे। जैसे अपनी जो बुक है अपने पास, उसमें आंकड़े आपको मिलेंगे 2012, 13, 14 तक, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को लेटेस्ट आंकड़े नेट के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा अपने को कलेक्ट करने होंगे और वो एग्ज़ाम में अपने को पेश करने होंगे, जिससे कि अपने को अपना ही माइंड इंक्रीज हो और साथ में कंपटीशन के लिए भी हम तैयार रहें। क्योंकि स्टूडेंट्स अपने कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने सब्जेक्ट में तो काफ़ी अच्छे स्कोर करते हैं, पर जब भी कंपटीशन का टाइम आता है तो जनरल नॉलेज के जो पेपर है उसमें रह जाते हैं। उनको यहाँ तक कि फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में भी नहीं पता है कि इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है और राजस्थान का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति है कॉमर्स में, क्योंकि वो जनरल नॉलेज में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो ये अपना जो पेपर है सेकंड पेपर, ये जनरल नॉलेज जैसा ही है, इंटरेस्टेड पेपर है। आप भी अपनी तैयारी पूरी फुल तैयारी कर सकते हो, न्यूज़पेपर से भी इसके डाटा ले सकते हो और उसको हम अपने आंसर में बता सकते हैं कि ये हमने ये न्यूज़पेपर से ये आंकड़े, लेटेस्ट आंकड़े ये है, इसके अकॉर्डिंग अपन अपने आंसर दे सकते हैं। तो उससे अपने को नंबर भी अधिक मिलेंगे और साथ में अपनी अच्छी तैयारी रहेगी। जब भी कंपटीशन में हम जाते हैं तो दूसरे जो कंपटीटर है उससे हम पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए अपना ये जो फर्स्ट ईयर में इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर है, ये जनरल नॉलेज का है, और थर्ड ईयर में इंटरनेशनल ट्रेड में है एक पेपर, वो भी इंटरनेशनल लेवल का जनरल नॉलेज है। कहने का मतलब आईएएस लेवल तक का है, ये आरएस लेवल तक का है। कहने का मतलब ये जो पेपर हैं ये थ्योरी के पेपर न मानकर आप जनरल नॉलेज के पेपर मान के अच्छी तरह से पढ़िए, जिससे कि अपने को यहाँ अच्छे स्कोर मिलेगा। साथ में आगे हम फ्यूचर में कंपटीशन में बैठते हैं तो भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये जो मैंने टॉपिक बताया आपको ये सभी टॉपिक जनरल नॉलेज के हैं, ठीक है। इसके लिए कोई कॉमर्स की ज़रूरत नहीं है। आप पॉपुलेशन के बारे में आपको पूछे, एग्रीकल्चर के बारे में पूछे, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछे, बेरोजगारी के बारे में पूछे, गरीबी के बारे में पूछे, पॉवर्टी के बारे में पूछे, तो ये सभी टॉपिक है, ये जनरल नॉलेज के टॉपिक है। रीजन क्या है, गवर्नमेंट के क्या प्रयास किए गए हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉमर्स वाला ही बता सकता है। कोई भी फील्ड का है, बीएससी वाला है, बीए वाला है, वो भी बता सकता है। कहने का मतलब जनरल नॉलेज का मतलब ही ये होता है कि पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति इसके बारे में कुछ लिख सकता है, बोल सकता है। इसलिए ये जनरल नॉलेज के पेपर होते हैं, इसलिए ये कंपटीशन में दिए जाते हैं। तो इस आगे कंपटीशन में अपने को पीछे नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, सभी के साथ जो कंपटीटर है उसके लेवल में रहना है। इसलिए ये पेपर अच्छी तरह से, बहुत अच्छी मेहनत से पढ़ना है, ये मैं आपसे आशा करता हूँ। और लेटेस्ट आंकड़ों के साथ अपन इसमें लिखेंगे, जो भी आंकड़े लिखेंगे अपने बुक में, अपने पास लेटेस्ट बुक होगी ना, उसमें भी आंकड़े 2 या 4 ईयर लास्ट ईयर्स के मिलेंगे, तो वो अपने ज़्यादा कोई यूज़फुल नहीं है, ठीक है। अपने को लेटेस्ट आंकड़े देने हैं, उसके लिए अपने को सोर्स भी बताने होंगे। ये आंकड़े हमने कहाँ से है, इंडिया टुडे से लिए हैं, ये सभी अपने को सोर्स के रूप में बताना होगा कि ये जो आप फिगर बता रहे हो कि इसमें इतने हैं, जनसंख्या इतनी है, ठीक है। एजुकेशन के बारे में आप बता रहे हो, राजस्थान की पॉपुलेशन के बारे में बता रहे हो, तो ये सभी आंकड़े आपको बताने होंगे सोर्स के साथ कि ये सोर्स ये है, इस सोर्स में हमने ये देखा है, यहाँ से हम बता रहे हैं। तो इस प्रकार से अपने को ये पेपर है, स्कोरिंग पेपर है, अच्छा पेपर है। इसमें अपन अपना अच्छा बेस्ट करेंगे और अच्छा मेहनत करके आगे कंपटीशन में भी एक अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। इसके साथ ही मैं आज के लिए सभी का धन्यवाद, थैंक यू।